अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के वीडियो के अंदर हम सीपीसी को पढ़ने का एक तरीक़ेकार सीखेंगे कि किस तरह से हम सीपीसी को कवर करें ताकि हमें सीपीसी को बार बार पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि सीपीसी हो या फिर कोई भी और जो प्रोसीजर है वो हमें क्यों नहीं समझ में आता, उसके पीछे जो रीज़न है वो ये है कि हम सब्सटेंटिव लॉ को अच्छे तरीके से हमारा कवर नहीं होता, ना ही सब्सटेंटिव लॉ के बारे में हमें पता होता कि सब्सटेंटिव लॉ क्यों है, किस लिए आया, उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, या हम सब्सटेंटिव लॉ को अच्छे तरीके से नहीं समझते तब हमें प्रोसीजर लॉ समझ में नहीं आता। तो आज जो मैं आपके साथ जो एक स्टोरी आप समझें, या एक सूट की मदद से, या एक स्टोरी की मदद से, या एक एग्जाम्पल की मदद से हम इसका सीपीसी का सारा स्ट्रक्चर समझेंगे, जिसमें आपके सेक्शंस और ऑर्डर जो जो आपस से कनेक्ट होते हैं एक सीरीज़ के अंदर, उनको हम कनेक्ट करके साथ कनेक्ट करते जाएंगे। उसको हम पढ़ेंगे, एक स्ट्रक्चर बनाएंगे कि सीपीसी के अंदर जो जितना सीपीसी है उसके अंदर है क्या चीज़, ठीक है, इसको किस तरह पढ़ा जाए ताकि एक ही बार पढ़ा जाए, उसको बार बार पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। अब इस वीडियो के अंदर जब आपके साथ मैं स्ट्रक्चर सेंड करूँ, जो शेयर करने वाला हूँ, जो आपके साथ एक स्टोरी या एक सूट समझ के हम इसको जब सीपीसी को पढ़ेंगे, फिर आप जब भी सीपीसी पढ़ेंगे तो आप एक बार के अंदर आपका सीपीसी कवर हो जाएगा। जब भी पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगी। ये स्टोरी माइंड में रख के इसको अगर आपने नोट कर लिया, फिर आप आसानी से सीपीसी को कवर कर सकते हैं। तो उससे पहले आप देखें, सीपीसी का हमें पर्पज़ समझना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप पर्पज़ नहीं समझेंगे तो फिर ये आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि ये सीपीसी के अंदर क्यों लिखा हुआ है। तो ये क्यों वाला क्वेश्चन आपका ख़त्म हो जाएगा जब आपको सीपीसी का पर्पज़ का पता होगा। ये चीज़ एक और चीज़ के देखिए, प्रोसीजर लॉ क्यों आता है। देखिए, जितने भी हमारे सब्सटेंटिव लॉ है उसके अंदर होता क्या है, तो सब्सटेंटिव लॉ के अंदर जब भी आपका कोई लीगल राइट वायलेशन होती है तो उसकी रेमेडी आपकी अवेलेबल होती है सब्सटेंटिव लॉ के अंदर। ये आपको रेमेडी, जो आपका राइट वायलेशन हुई है, जो आपके राइट का ब्रीच हुआ है, उसके हवाले से जो रेमेडी प्रोवाइड की जाती है वो होती है आपके सब्सटेंटिव लॉ के अंदर। अब सब्सटेंटिव लॉ जो आपकी रेमेडी होती है उसको तक पहुंचने के लिए जो प्रोसीजर है, उसको रेमेडी आप किस तरह से लेंगे, उसका जो सारा प्रोसेस है वो प्रोसीजर लॉ के अंदर बताया हुआ होता है। इसलिए सब्सटेंटिव लॉ पढ़ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तब जाके हमें प्रोसीजर लॉ समझ में आता है। बाकी आज हम देखते हैं इस वीडियो के अंदर सीपीसी को पढ़ने का एक स्ट्रक्चर मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिसकी मदद से आप सीपीसी को अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, अच्छा, सीपीसी का सबसे पहले मेन जो ऑब्जेक्ट है सीपीसी का वो यही है कि जो मल्टीप्लिसिटी प्रेसिडिंग एंड अननेसेसरी डिले के बचने के लिए सीपीसी आया। ये आपकी चीज़, ये आप चीज़ नोट कर लें, जस्ट इतनी सी लाइन देख लें कि भाई जो सीपीसी का जो मेन पर्पज़ है वो जस्ट इतना ही है कि जो अननेसेसरी डिले है और जो मल्टीप्लिसिटी प्रोसीडिंग होती है उससे बचने के लिए ही सीपीसी आया। तो जब ये आपकी चीज़ माइंड में होगी तो आपका जो क्यों वाला क्वेश्चन है कि सीपीसी के अंदर ये क्यों लिखा हुआ है, तो इसी पे ही ख़त्म हो जाता है। जो क्यों वाला क्वेश्चन जितने भी होंगे तो आपके इसी पे ख़त्म हो जाता है कि भाई सीपीसी का मकसद सिर्फ इतना है कि अननेसेसरी डिले और मल्टीप्लिसिटी जो प्रोसीडिंग होती है उससे बचने के लिए सीपीसी आया। तो आपका क्यों वाला क्वेश्चन खत्म हो जाएगा कि इस सीपीसी के अंदर ये क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि कोर्ट के पास इतना टाइम नहीं है, वो अपना टाइम बचाती है। वो सारी चीज़ें सीपीसी के अंदर जो चीज़ें लिखी हुई है वो एक सीक्वेंस के अंदर लिखी हुई है। जब तक हम इसको सीक्वेंस में नहीं देखते तब तक हमें समझ में नहीं आता। तो हम एक सूट की मदद से, एक एग्जाम्पल की मदद से सीपीसी के सारे सेक्शंस और ऑर्डर्स को देख लेते हैं। उसके बाद हम इसको डिटेल के साथ जब पढ़ेंगे तो हमें हर एक चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी, क्योंकि ये हमारा स्ट्रक्चर अपने माइंड में हम सेट कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है, हमारा डिस्प्यूट अराइज होता है। अच्छा, डिस्प्यूट अराइज होता है तो हमारे पास कोर्ट जाने का हमें एक्शन मिल जाता है। तो क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, काज ऑफ एक्शन। आप समझे काज ऑफ एक्शन किससे कहते हैं। काज ऑफ एक्शन एग्जिस्टेंस ऑफ लीगल राइट्स प्लस देयर वायलेशन, मतलब जो आपका लीगल राइट्स जो एग्जिस्ट कर रहा था उसको आप कोई वायलेशन कर दे तो फिर आप कोर्ट जाएंगे, मतलब वहाँ से आपका डिस्प्यूट अराइज हो जाएगा और आप कोर्ट जाएंगे, कोर्ट से आपका सारा प्रोसेस चलेगा। तो यहाँ से ही स्टार्ट होता है। जब एग्जाम्पल की मदद से हम इसको सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि आपका कोई घर है, ठीक है, आपका कोई घर है, उस पर मैंने आके कब्जा कर दिया और मैंने आपको डिस्पोजेस कर दिया, मैंने आपको वहाँ से भगा दिया। तो आपका यहाँ पे क्या था, आपका वहाँ पे आपके घर पे आपका सिविल लीगल राइट था, आपका लीगल राइट था सिविल लीगल राइट्स की। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सीपीसी के अंदर। तो आपका सिविल लीगल राइट्स की क्या हो गई, वायलेशन हो गई, ठीक है। अब आप जाएंगे मेरे अगेंस्ट कोर्ट। उससे पहले ये भी समझ लें कि आपको सीपीसी के अंदर क्या कहा जाता है, जिसका राइट वायलेशन हुआ है उसको क्या कहा जाता है, जिसने राइट वायलेशन किया उसको क्या कहा जाता है, वो भी हम देख लेते हैं। अच्छा, जिसका राइट वायलेशन होता है वो होता है एग्रीड पार्टी, उसको सीपीसी सिविल लॉ के अंदर उसको कहते हैं प्लेंटिफ।
अच्छा, जिसने अभी आपका मैंने राइट वायलेशन किया, जो आपके घर पे मैंने आके कब्जा किया, आपको डिस्पोजेस किया, तो आप बन गए, आपका राइट हो गया वायलेशन, आप बन गए प्लेंटिफ। अब हुआ, अब मैंने आपका राइट वायलेशन किया तो आप मुझे कहेंगे प्लेंटिफ, ठीक है, मैं बन गया प्लेंटिफ। अच्छा, अब ये हो गया प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। अब हमारा हो गया डिस्प्यूट, इसी बात, आपके घर पे मैंने आके कब्जा कर लिया, तो यहाँ से आपका डिस्प्यूट हमारा हो गया अराइज, ठीक है, हमारा इशू बन गया। अब क्या होगा, अब जाएंगे कोर्ट, ठीक है। अच्छा, हम दोनों को क्या कहते हैं, आपको और मुझे मिला के हमें सिविल लॉ के अंदर जो टर्म यूज़ किया गया सीपीसी के अंदर वो है पार्टीज, ठीक है। पार्टीज के हवाले से जो आर्डर्स हैं वो आर्डर है 1, ठीक है। अब यहाँ से आपका सीक्वेंस स्टार्ट है, आपका सूट यहाँ से स्टार्ट होगा, तो पार्टी हो गई प्लेंटिफ डिफेंडेंट, हमें कहते हैं सिविल लॉ के अंदर जिसका राइट वायलेशन हुआ उसको कहते हैं प्लेंटिफ, जिसने वायलेशन की, राइट की, आपके लीगल राइट्स की वायलेशन की, उसको कहते हैं हम डिफेंडेंट। तो इन दोनों को मिला के जो सीपीसी के अंदर टर्म यूज़ किया गया वो है पार्टीज। पार्टीज़ का आर्डर है हमारा 1। अच्छा, उसके बाद अब आपको क्या करेंगे, अब जाके आप पार्टीज़ को हैं, अब आप मेरे अगेंस्ट जाएंगे कोर्ट। कोर्ट के अंदर क्या फाइल, आप मेरे अगेंस्ट सूट फाइल करेंगे, क्या करेंगे, सूट इंस्टीट्यूट करेंगे, ठीक है ना। सूट इंस्टीट्यूट करेंगे तो उसको कहते हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। उसके हवाले से हमारा आर्डर है आर्डर 4 सेक्शन 26, आप जाके सूट इंस्टीट्यूट करेंगे। अच्छा, सूट आप इंस्टीट्यूट करेंगे, किस तरह से आप सूट इंस्टीट्यूट करेंगे, ठीक है। आप मेरे अगेंस्ट जो सूट आप दाखिल करेंगे वो किस तरह से करेंगे, वो आप रिटन फॉर्म में करेंगे, ठीक है। आप उसको रिटन फॉर्म में कोर्ट के अंदर जाके मेरे अगेंस्ट सूट फाइल करेंगे। अच्छा, उस रिटन फॉर्म को हम कहते हैं प्लेंट, वो हमारा आर्डर 7 के अंदर मेंशन किया गया है। तो उस रिटन फॉर्म को जो प्लेंटिफ जो फाइल करेगा उसे हम कहते हैं प्लेंटिफ। आप बन गए प्लेंटिफ, मैंने आपका राइट वायलेशन किया, आप मेरे अगेंस्ट जो और आपके साथ जो जो हुआ है वो आप कोर्ट को जाके बताएंगे, वो आप बताएंगे रिटन फॉर्म है, उस रिटन फॉर्म को हम कहते हैं प्लेंट, वो हमारे आर्डर 7 के अंदर बताया गया है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, अच्छा, प्लेंट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती है, कौन कौन सी चीज़ें आपने लिखनी होती है प्लेंट के अंदर, जो प्लेंट का सारा जो तरीक़ेकार होता है, ठीक है, वो बताया गया है आर्डर 2 के अंदर। मतलब फ्रेम ऑफ सूट, जो दावा है उसको फाइल करने का मुकम्मल तरीक़ेकार आपका किसके अंदर बताया गया है आपका आर्डर 2 के अंदर। ये आपका फ्रेम ऑफ सूट हो गया, आपने आपका सूट इंस्टीट्यूट किया, आपने प्लेंट की, आपका फ्रेम ऑफ सूट हो गया। तो अब मुझे तो नहीं पता कि आपने मेरे अगेंस्ट जाके कोई दावा दायर किया है, तो अब डिफेंडेंट को तो नहीं पता, मैं एज ए डिफेंडेंट मुझे नहीं पता, तो मुझे क्या होगा, मुझे कोर्ट समन इशू करेगी, मुझे बुलाएगी कोर्ट के अंदर, ठीक है। तो क्या होगा, इशू ऑफ समन्स, तो उसका जो आर्डर है आर्डर 5 सेक्शन हमारे हैं 27 से लेकर 32, ये हमारे हो गए समन। मुझे डिफेंडेंट को बुलाने के लिए क्या करेगी कोर्ट, समन इशू करेगी, ठीक है। अब समन इशू हो गए, अब मैं आऊँगा कोर्ट के अंदर, ठीक है। कोर्ट के अंदर जब मैं डिफेंडेंट हूँ, एज ए डिफेंडेंट कोर्ट के अंदर आऊँ, तो मैं भी आपने जो प्लेंट दिया उसका दावा जो दूंगा वो भी मैं रिटन में दूंगा। अच्छा, मैं जो डिफेंडेंट का जो जवाब होगा वो रिटन में होगा, उस रिटन को हम कहते हैं रिटन स्टेटमेंट, वो हमारा है आर्डर 8, ठीक है, वो हमारा है आर्डर 8। उसके बाद क्या होगा, अब आपकी प्लेंट हो गई, आपका सूट इंस्टीट्यूट हो गया, आपकी प्लेंट आ गई, डिफेंडेंट भी आ गया, मैं एज ए डिफेंडेंट भी आ गया, आप प्लेंटिफ, मैं डिफेंडेंट, मैंने अपनी रिटन स्टेटमेंट भी दे दी। तो अब होगी अपीयरेंस, पार्टी दोनों कोर्ट के अंदर आएंगी, ठीक है। अपीयरेंस एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ नॉन अपीयरेंस, अब पार्टीज़ को कोर्ट के अंदर आना है, और अगर कोई पार्टीज नहीं आती या प्लेंटिफ नहीं आता, डिफेंडेंट नहीं आता, तो उसके क्या नताइज निकलेंगे, उसके हवाले से सारा जो हमारा बताया गया है आर्डर 9 के अंदर, सारी चीज़ें सीक्वेंस के अंदर आ रही है। अच्छा, जब पार्टीज अपीयर होंगी तो कोर्ट क्या असर्टेन करेगी, भाई जो डिस्प्यूट है, जो इशू है, उसको कोर्ट देखेगी, क्या इशू क्या है, डिस्प्यूट क्या है, मतलब कोर्ट क्या असर्टेन करेगी, असर्टेन द रियल पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सी या इशू या डिस्प्यूट, कोर्ट ये करेगी। उसके हवाले से क्या है, पार्टीज़ को एग्जामाइन किया जाएगा, ठीक है, एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज़, वो हम उसके हवाले से आर्डर कौन सा है 10, तो पार्टीज़ को एग्जामाइन किया जाएगा, असर्टेन किया जाएगा कि इन पार्टीज़ के बीच में इशू क्या है या डिस्प्यूट क्या है, वो देखा जाएगा, एग्जामाइन ऑफ पार्टीज़ आर्डर 10। अच्छा, एग्जामाइन किस तरह से होगा, आपके जो डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच किए, और दूसरा इंट्रोगेटिव, मतलब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे पार्टीज़ के साथ,
मतलब उससे हम क्या कहते हैं, डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शंस। डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन के हवाले से जो हमारे पास आर्डर है, आर्डर 11 और सेक्शन 30 के अंदर मेंशन किया गया। मतलब क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाएंगे पार्टीज के साथ, ठीक है। दो पार्ट है, एक डिस्कवरी का डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड और इंस्पेक्शन जो होगी इंट्रोगेटरी, मतलब सवाल जवाब पूछे जाएंगे। अच्छा, सवाल जवाब पूछे जाएंगे तो उसके अंदर जो चीज़ डॉक्यूमेंट्री होंगे और जो सवाल जवाब पूछे जाएंगे उसके अंदर कुछ चीज़ें डिनाई होंगी, कुछ चीज़ें एडमिट होंगी। तो एडमिशन के हवाले से जो एडमिट किए गए, तो एडमिशन के हवाले से जो हमारे पास आर्डर है वो आर्डर 12 है, ठीक है। तो अब जब आपको यहाँ से देखें कोर्ट ये सारा चीज़ क्यों कर रही है, एग्जामिन पार्टी को एग्जामिन क्यों कर रही है, डिस्कवरी इंस्पेक्शन किस तरह से हो रहा है, तो ये एडमिशन जो चीज़ें हो गई, जो एडमिशन होती है उनको कोर्ट के अंदर प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे सारा चीज़ क्या देखती है कोर्ट, कोर्ट को क्या करना होता है, सेटलमेंट ऑफ इशू, ठीक है। वो हमारा आर्डर 14 है, सेटलमेंट ऑफ इशू की कोर्ट ये देखती है कि कौन कौन से इशू है जिसपे इनका सूट फर्दर चलने वाला है, ठीक है। वो देखेगी कि हाँ कोई पार्टीज़ के बीच में इशू बनता है कि नहीं बनता। अगर बनता है तो आपका फर्दर सूट हमारा चलेगा, अदरवाइज सूट हमारा क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, वहीं पे एंड हो जाएगा। अगर कोर्ट को इशू नहीं लगते तो क्या हो जाएगा, हमारा सूट वहीं पे ख़त्म हो जाएगा, मतलब डिस्पोजल ऑफ सूट ऑन द फर्स्ट हेयरिंग। तो उसके हवाले से आर्डर 15 है। आर्डर 15 में ये लिखा है कि आर्डर 15 हमारे किसके हवाले से, कि अगर कोर्ट समझती है या कोर्ट को ये लगता है कि पार्टीज़ के बीच में कोई इशू है ही नहीं, पार्टी ऐसे ही आ गई है टाइम पास के लिए, तो क्या है आपका सूट हो जाएगा डिस्प्यूट। मतलब सिंपली ये कि अगर कोर्ट को नहीं लगता कि इनके पार्टीज़ के बीच में कोई डिस्प्यूट अराइज नहीं हुआ, कोई ऐसा इशू नहीं है, तो फिर वहाँ पे आपका केस सूट हो जाएगा ख़त्म। तो उसका आर्डर है 15। अगर सेटलमेंट ऑफ इशू के वक्त जो चीज़ें कोर्ट लगता है कि हाँ इसके इश्यूज़ बनते हैं, तो हमारा जो सूट है वो फर्दर आगे चलेगा। तो उसके लिए क्या होगा, जो प्लेंटिफ आप हैं और डिफेंडेंट में हूँ, जो हमने उसके अंदर विटनेसेस की जो लिस्ट दी थी, तो उन विटनेसेस को बुलाया जाएगा, ठीक है, फर्दर सूट चलेगा। तो क्या होगा, समनिंग एंड अटेंडेंस ऑफ विटनेस, उसके बाद विटनेसेस आएंगे। जब एडमिशन हो जाएगी, सेटलमेंट ऑफ इशू हो जाएगी, उसके बाद जो विटनेसेस के अंदर हमने जो लिस्ट दी थी विटनेसेस की, उसको बुलाया जाएगा, ठीक है, फर्दर सूट जो आपके इश्यूज़ को देखने के लिए। आप इस सूट को जल्द से जल्द ख़त्म करने के लिए या इसको डिस्पोज करने के लिए या इसकी जजमेंट तक पहुंचने के लिए जो विटनेसेस होंगे उनको बुलाया जाएगा। समनिंग एंड अटेंडेंस ऑफ विटनेस, उसके हवाले से सेक्शन और आर्डर्स कौन से, आर्डर 16 है और सेक्शन 31 है, ठीक है। अच्छा, जब विटनेसेस आएंगे तो विटनेसेस को क्या किया जाएगा, विटनेसेस को सुना जाएगा, उसको एग्जामिन किया जाएगा, मतलब हेयरिंग एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस। तो उसके हवाले से है आर्डर 18। मतलब यहाँ से क्या है कि आपके जो विटनेसेस है, आपके प्लेंटिफ के और डिफेंडेंट दोनों के जो विटनेसेस है उनको सुना जाएगा और उसकी एग्जामिनेशन की जाएगी, ठीक है। अच्छा, अभी एक और चीज़ इसके साथ हम ऐड कर लें कि जो ये तो हो गए वो विटनेसेस जो कोर्ट के अंदर अपीयर होंगे। अच्छा, जो विटनेसेस कोर्ट के अंदर अपीयर नहीं हो सकते, जो नहीं हो सकते, उनके लिए कोर्ट क्या करेगी, उनके लिए कोर्ट करेगी कमीशन अपॉइंट, ठीक है, कमीशन अपॉइंट करेगी। उसके हवाले से हमारे पास जो है आर्डर 26 और सेक्शन 75 से लेकर 78 तक जो विटनेसेस कोर्ट के अंदर नहीं आ सकते, तो उनके हवाले से कोर्ट कमीशन अपॉइंट करेगी। अच्छा, जो विटनेसेस आ गए, ये तो चीज़ हो गई एडिशनल कमीशन के हवाले से। अच्छा, जो जिनको कोर्ट सुनेगी, हेयरिंग एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस को करेगी अंडर आर्डर 18 के तहत, तो उसका एफिडेविट भी होगा। अच्छा, एफिडेविट क्यों होता है, कोर्ट क्यों लेती है, कि कोर्ट ये देखती है कि जो विटनेसेस है क्या वो जो इन्फॉर्मेशन कहीं फॉल्स इन्फॉर्मेशन तो फर्निश नहीं कर रहे, इस बिया पे उस विटनेसेस की क्या होती है, एफिडेविट होता है। विटनेसेस का एफिडेविट होता है, वो होता है अंडर जो प्रोसेस जो सारा तरीक़ेकार बताया है आर्डर 19 के अंदर, ठीक है। अच्छा, ये हो गया आपका एफिडेविट। अब होगा आपकी जजमेंट एंड डिक्री आएगी। ये सारा जो प्रोसेस आया, देखें आप, एक सीक्वेंस के अंदर आया, हर एक चीज़ नंबर वाइज आई है, सीरीज़ के अंदर आई, एक उसके पीछे क्या हुआ, हर एक चीज़ सीरीज़ के अंदर आई है, ठीक है। मतलब सूट इंस्टीट्यूट होने के बाद क्या होता है, प्लेन के बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या ऐसे पार्टी, सारी चीज़ें एक सीक्वेंस के अंदर आई है। तो उसके बाद जजमेंट एंड डिक्री आएगी। उसके हवाले से है हमारा सेक्शन 33 एंड आर्डर 20, ठीक है। अब एक और चीज़ इसके अंदर भी है कि जब आपकी जजमेंट एंड डिक्री आएगी तो आप प्लेंटिफ मान लेते हैं कि ये जो जजमेंट आई आपके फेवर में आई और मेरे अगेंस्ट आई, एज ए डिफेंडेंट मैं हूँ, मेरे अगेंस्ट आई और आपके फेवर में आई है, तो डिक्री जो आपके फेवर में आई है, तो आप कोर्ट से ये भी कहेंगे ना कि सर जो एक तो डिफेंडेंट ने मेरा इतना टाइम ख़राब किया और मेरा इतना खर्चा इससे हुआ है, तो ये भी मुझे चाहिए। तो उसके लिए कॉस्ट के हवाले से जो सेक्शन है वो है 35 और 35A।
ये भी चीज़ इसके अंदर ऐड है। अभी देखें, आपको डिग्री मिल गई कि आपको घर वापस दिया जाए, अब उसके लिए भी आपको डिग्री एग्जीक्यूशन करवाई जाएगी। अगर कंप्लेंट्स हो जाती है, अगर मैं मान लेता हूँ, ठीक है ना, अगर मैं मान लेता हूँ तो आपकी डिग्री कंप्लेंट्स हो जाएगी। अगर मैं नहीं मानता, उसके लिए फिर आप कोर्ट जाएंगे कि आपने, वो तो ठीक है, आपने मुझे मेरे फेवर में अपनी जजमेंट दे दी या डिग्री दे दी, तो मुझे अब उसकी पोजीशन भी चाहिए, तो कोर्ट पोजीशन आपको दिलवाई जाएगी, एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री। उसके हवाले से क्या है, सेक्शन 36 से लेकर 75 तक, 36 से लेकर 74 तक, और जो आर्डर है इसका आर्डर 1 है, ठीक है। इसका जो सेक्शन है 36 से लेकर 74 और आर्डर 21, ये है एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री, ठीक है। यहाँ पे ये सारा जो आपका CPC है इतना ही। अगर ये आप स्ट्रक्चर बना लें, एक स्ट्रक्चर आप माइंड में रख लें, तो आपका सारा CPC इतना ही है। जो CPC में जो कुछ लिखा हुआ है वो इतना ही है। इसको आप अगर समझ लेते हैं, इस स्ट्रक्चर को आप माइंड में रख लेते हैं, तो आप आसानी से आपकी CPC अगर जब पढ़ेंगे तो आप आसानी से कवर कर सकते हैं। हर एक चीज़ आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगी। जब हम इसको डिटेल के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक एक चीज़ को डिटेल के साथ पढ़ेंगे, तो हम इसी स्टोरी को बेस पे ही सारी CPC को कवर कर लेंगे। अच्छा, एक और चीज़, अब दो चीज़ें मैं आपके साथ इसके साथ ऐड कर लूँ। अच्छा, अगर ड्यूरिंग हमारा जो शूट है उसके ड्यूरिंग अगर पार्टी प्लेंटिफ को लगता है कि या तो डिफेंडेंट भाग जाएगा, या तो वो प्रॉपर्टी को डैमेज कर सकता है, या कुछ न कुछ प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा सकता है, तो उसके बीच में भी उस प्रॉपर्टी को अटैच या उस डिफेंडेंट को अरेस्ट करवाया जा सकता है। तो अरेस्ट एंड अटैचमेंट बिफोर जजमेंट के हवाले से जो आर्डर है वो आर्डर है 38। अच्छा, अगर प्रॉपर्टी अटैच हो जाती है, ठीक है, तो उसके लिए कोर्ट किसी बंदे को अपॉइंट करेगी उस प्रॉपर्टी को देखभाल करने के लिए, उसको देखने के लिए, तो उससे कहते हैं रिसीवर। अच्छा, रिसीवर का जो आर्डर है 40 आर्डर के अंदर सारा कुछ रिसीवर के बारे में बताया गया। ये भी कुछ चीज़ें एडिशनल है। एक और चीज़ एडिशनल है जो टेम्परेरी इंजेक्शन एंड इंटरोगेटरी आर्डर, उसके हवाले से जो थोड़ी बहुत है वो भी इसके अंदर अगर हम ऐड कर लें तो उसके हवाले से आर्डर 39 है। तो ये सारा आपका CPC इतना ही है। CPC को समझने के लिए हमें लॉजिकली पढ़ना पड़ेगा। एक सीरीज़ के अंदर जो सीक्वेंस जिस तरह से मैंने आपको बताया, इसी सीक्वेंस के साथ पढ़ेंगे, तब जाके हमें CPC अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो आपने सबसे पहले क्या देखा कि CPC का जो पर्पज़ है वो आपको याद होना चाहिए। उसके बाद ये आपको स्ट्रक्चर आपको समझ में आना चाहिए। अगर ये आपको स्ट्रक्चर और CPC का पर्पज़ आपको पता है, तो आप आसानी से CPC को जब भी आप पढ़ेंगे, तो एक बार आप जब इसको अच्छे तरीके से इस स्ट्रक्चर को माइंड में रख के आप CPC पढ़ेंगे, तो आपको CPC बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी तरीके से हम CPC कवर करेंगे, और भी जो जितने सब्जेक्ट्स हैं जो मेजर, उनको भी इसी स्ट्रक्चर के बुनियाद पे ऐसे स्ट्रक्चर बना के इसको पढ़ेंगे, ताकि हमें इसको अच्छे तरीके से इसको जो भी हमारे सब्जेक्ट है उनको कवर कर सकें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम CPC को डिटेल के साथ जो सारी चीज़ें हैं उनको कवर करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।